नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। क्या अखिलेश यादव करहल सीट से हार जाएंगे? अब आप कहेंगे ये लीजिए, मतलब अब आप अखिलेश यादव को भी हरा रहे हैं। तो देखिए, मैं नहीं हरा रहा हूं। असल में जो समीकरण बन रहे हैं वो समीकरण इस तरह के सवाल पैदा कर रहे हैं। वो समीकरण क्या है मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान होगा कि जब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया तो कई सीटों का नाम आया और अंत में फिर जाकर पार्टी ने फाइनल किया, भाजपा ने, कि वो गोरखपुर से लड़ेंगे। उसके बाद ये तंज कसा जाने लगा कि उनको घर भेज दिया गया। अब देखिए, जब ये कहा जाने लगा कि उनको घर भेज दिया गया तो उधर से भी सवाल आए कि विधानसभा चुनाव लड़ लो। तो ये अखिलेश यादव भी अपने घर चले आए। घर मतलब एक सुरक्षित सीट ढूंढी गई और उस सुरक्षित सीट में इस बात का ध्यान रखा गया कि एक तो वो सीट आसानी से निकल जाए और दूसरा भाजपा को यह कहने का मौका ना मिले जो मौका अमेठी से जब राहुल गांधी वायनाड पहुंचे थे तो ये कहा गया था कि नहीं, इनको वायनाड की सीट क्यों पसंद है, क्योंकि वहां एम फैक्टर है। तो इसका ध्यान रखा गया। तो इस तरीके से करहल को चुना गया और करहल वो इलाका है जो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आता है और मैनपुरी के सांसद मुलायम सिंह यादव हैं और वो प्रचार करने के लिए भी आए। अब आप समझ सकते हैं कि अभी तक किसी, जो ये 2 चरण निकल गया और अभी 5 चरणों का चुनाव बाकी है, लेकिन इस 2 चरण में या और कहीं भी जो सपा के संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव, वो किसी और चुनावी सभा में नजर नहीं आए, लेकिन वहां वो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी इज्जत बचा लेना। अब मैं यहीं से बात आगे बढ़ाता हूं। ये सपा संरक्षक कह रहे हैं कि हमारी इज्जत बचा लेना, मतलब वो सीट खतरे में नजर आ रही है, वैसे ही जैसे जब आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव लड़ रहे थे और उनके सामने तब रमाकांत यादव थे और ये माना जा रहा था कि ये सीट फंस गई है, निकलना बड़ा मुश्किल है। तब गली गली जो है टहले थे मुलायम सिंह यादव। ये बात 2014 की है। 2014 में वो 2 सीटों से लड़े थे, मैनपुरी और आजमगढ़। फिर जब वो आजमगढ़ जीत गए तो मैनपुरी छोड़ दिए और वहां से फिर उनके तेज प्रताप यादव लड़े परिवार से। और फिर ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि असल में जो कह रहा हूं वो किस आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि पहली चीज तो वहां खुद सपा संरक्षक को यह कहना पड़ा। दूसरी बात, अगर वहां का आप सियासी समीकरण देखें तो जो सियासी समीकरण 2009 में था वो 2022 में एकदम उलट गया है और उसके बाकायदे आंकड़े हैं। मैं उन आंकड़ों पर आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं वहां का आपको जातिगत समीकरण बताता हूं। देखिए, वहां पर तकरीबन 1.25 लाख जो है वो यादव आबादी है। उसके बाद में जो शेष आबादी है उसमें एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जात का आता है और फिर और बिरादरियां हैं जिसमें आप, जिसे आप सवर्ण भी कहते हैं वो भी हैं, जिसे आप पिछड़ा कहते हैं वो भी हैं। ये तमाम लोग हैं। मतलब मैं जो वहां पर यादव वोटर हैं उनके बाद का मैं आपको समीकरण बता रहा हूं। उसमें बघेल भी हैं, या मैं कहूं कि जब आप कहते हैं अनुसूचित जाति तो उसमें एक बड़ा हिस्सा है और एसपी बघेल वहां इनके मुकाबिल ही है। माना जा रहा था बड़ी सहज सीट होगी, लेकिन जब एसपी बघेल को उतारा गया तब सब समझ गए थे कि यह चुनाव बड़ा आसान नहीं है। वैसे ही जैसे जब राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी को उतारा गया था तो कुछ ही महीनों में समझ में आ गया था कि यह सीट कितनी कठिन है, होने वाली है राहुल गांधी के लिए। और बाद में फिर आपने देखा कि किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एसपी बघेल जाहिर तौर पर वो सपा से ही आए, मतलब पहले उन्होंने अपनी सियासत सपा में शुरू की और वो जो सपा के संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव कहा जाता है, उनके सुरक्षा में भी थे और बाद में फिर समाजवादी पार्टी से उन्होंने राजनीति में एंट्री की और फिलहाल वो भाजपा में सांसद और मंत्री है। उनके आने की वजह से मामला बड़ा गड़बड़ हो गया है और इसकी तस्दीक पहली बात तो उनके काफिले पर जो हमला हुआ उससे स्पष्ट होता है। दूसरा, जब सपा संरक्षक कहते हैं कि हमारी इज्जत रखना, यह बहुत बड़ी बात है कि उन्हें अब चुनावी मैदान में उतरना पड़ा ताकि अखिलेश वो सीट आराम से निकाल लें।
देखिए, एक होता है जीतना और एक होता है भारी मतों से जीतना। तो सिर्फ जीते ही नहीं, भारी मतों से जीते, चूंकि वो गढ़ है और उस गढ़ के जो मैं कहूं मुखिया है वो खुद मुलायम सिंह यादव है। तो ये दो चीजें। मैं तीसरी चीज, अगर जब आप वहां का समीकरण देखेंगे तो 2009 में महज 6.5% वोट मिले थे भाजपा को। मैनपुरी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भाजपा को 6.5%, मतलब भाजपा वहां पहले सपा जिसको 50% वोट मिलते रहे, और आप और पीछे जाइएगा तो वहां 60% वोट मिलते रहे समाजवादी पार्टी को, और उसके बाद में बसपा, और फिर नंबर आता था भाजपा का। 2012 में भी यही स्थिति रही। 2012 में तकरीबन 6.5%, और दूसरे नंबर पर कौन थी? बसपा। लेकिन 2014 में समीकरण एकदम उलट जाता है। 2014 में जब वहां संभवतः जब चुनाव होता है 2014 में मुलायम सिंह यादव यहां से भी लड़ते हैं, और इनके बरक्स भाजपा जिसे प्रत्याशी बनाती है वो वहां पर कड़ी टक्कर देते हैं मुलायम सिंह यादव को। और जब वो सीट छोड़ते हैं और उस पर उपचुनाव होता है तब मत प्रतिशत जो है वो 2014 में जब आम चुनाव हुआ उसके मुकाबले जब उपचुनाव होता है तो उसमें बढ़ जाता है एकदम से। और मतलब पहले 6 था, फिर 18 होता है, और फिर वो 24% हो जाता है, 24.5 के आसपास जब वहां उस सीट पर उपचुनाव होता है लोकसभा सीट के लिए, जब मुलायम सिंह यादव छोड़ देते हैं और उस पर तेज यादव लड़ते हैं। ये जब आप 2017 में आएंगे तब वहां वोट परसेंटेज देखिए। 2017 में भाजपा वहां दूसरे नंबर पर होती है और उसका वोट परसेंटेज होता है 31.45%। 2009 में कितना था? 6.5-7 के आसपास। 2012 में भी 6.5 रहा, और 2017 में 31। मतलब यह हुआ कि तकरीबन 5.5 गुना की वृद्धि हुई भाजपा के मत प्रतिशत में। और अब यह है 2022। इस 2022 में आप 2012 से 2017 के बीच यहां वृद्धि हुई 5.5 गुना। यह पहुंच गया 31%। और अब अगर वृद्धि हो गई तो 5.5 गुना, तो 5.5 गुना हम ना ही माने, अगर 1.5 गुना भी वृद्धि हो गई तो अखिलेश के लिए यह सीट खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि 2017 में 31.45% वोट यहां पर मिला था भाजपा को, और वोट का जो जीत का अंतर है वो 50,000 के आसपास था संभवतः, या 38,000 इसी तरह का अंतर था जीत का जब सोबरन सिंह यादव 2017 में जीते थे। और अब क्या है? अब इससे आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी फैक्टर ने किस तरह से हर सीटों पर भाजपा के मत प्रतिशत को बढ़ाया। ये मोदी फैक्टर है। और उसमें एक चीज और जुड़ गई है। तो ये तो जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ रहा है वो बता रहा है कि क्या माहौल है वहां पर। फिर हमला, पिताजी का आना, अब ये 3 चीज हो गई। चौथी चीज सुनिए जो बड़ी घटना है कम से कम उस इलाके के लिए। आपने देखा होगा कि भी पिछले दिनों शिवपाल यादव का एक स्टेटमेंट आता है, और वो दरअसल मैं ये कहूं कि वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। इस तरह उन्होंने किसी मीडिया से तो मुझे नहीं लगता कहा है, लेकिन वो बातें मीडिया में आई। वो ये कि मुझसे नेताजी ने कहा कि 100 क्या तुम 200 सीट ले लो। जब हमने 100 सीट की लिस्ट दी तो कहे ज्यादा है, फिर 65 की दी वो भी ज्यादा है, फिर 35 का दिए कहे वो भी ज्यादा है, और अब कहां के खड़े हो गए? बोले अब हम अपनी ही सीट पे 1 सीट हमको दे दी गई, और वो भी सपा के सिंबल पर। कहा जा रहा है कि ये बात ये बात वहां खूब तेजी से फैल रही है। जब हम लोगों के पास आ गई जसवंत नगर से उठकर, तो जाहिर तौर पर उस इलाके में ये फैल रही है। तो ये एक बड़ी चीज है। जब इस तरह की बातें फैलती हैं तो ये कितना असर डालेंगी, ये अपने आप में एक मसला है।
मगर जिस तरीके से ये चुनाव आगे बढ़ रहा है और उस चुनाव में जो ये तमाम फैक्टर निकल कर आ रहे हैं, वो इस बात की तरफ आप ये समझिए कि इशारा कर रहे हैं कि असल में ये जो सीट है, ये सीट इतनी सहज नहीं है अखिलेश यादव के लिए जितनी सहज मानी जा रही थी। अगर वो इतनी ही सहज होती तो मुझे नहीं लगता कि सपा संरक्षक को इस तरह की बात करनी पड़ती कि नहीं साहब, ये अब जो है आपको हमारी इज्जत रखनी है। ये इस बात का संकेत है कि वहां पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बाकी चुनाव है, चुनाव में उलटफेर जो है, कम से कम जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से भारी उलटफेर हो रहा है। आपने 2014 में भी देखा, 2017 में भी देखा, ये यहां पूरा किस तरीके से आंधी चल रही थी। 2019 में भी आपने देखा कि बड़े बड़े तंबू उखड़ गए। अब ये 2022 है, अब इसमें कौन बचेगा मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल वहां जो परिस्थितियां हैं, जो समीकरण है, वो हमने आपको बताया और उस लिहाज से ये लग रहा है कि सीट इतनी सहज नहीं है। अगर आप वहां हैं तो अपने सुझाव और जो आप वहां जमीन पर देख रहे हैं वो जरूर साझा करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।